राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रांत संघ चालक जी, सुधी श्रोता नागरिक बंधु एवं भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, भारत उत्सवों का देश है। हर उत्सव का अपना एक महत्व है, एक संदेश है। संघ कार्य पद्धति में 6 उत्सव मनाए जाए जिनका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व है। आज हम हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के अवसर पर, जिसका कि अत्यधिक महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से भी है, आज हम उसका विचार करने के लिए एकत्र हैं। जब स्वदेशी लोगों ने इस पवित्र देश में अपने राज्य स्थापित करते हुए इस भूमि के पुत्रों को दास्ता का जीवन बिताने के लिए बाध्य किया, तब से निरंतर पराभव के बीच यदा कदा हमारा पौरुष प्रकट हुआ, पराक्रम की झलक दिखाई दी। कभी कुछ सफलता भी प्राप्त हुई, परंतु उस सफलता को स्थायी रूप देकर जनसाधारण में उसके द्वारा आत्मविश्वास के निर्माण का कार्य नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से संकट का सूत्रपात हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय और उसके पश्चात उसका पराभव हुआ। निराशा हताशा के बीच हिंदू समाज आत्मविश्वास खो बैठा। काबुल जाबुल पर आक्रमण से हिंदवी स्वराज्य तक अनेकों प्रयास हुए। कहा जाता है, काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। चारों वर्ण धर्म छोड़ी कलमा नेवाज पढ़ी, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए समर्थ रामदास कहते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों का उपक्रम चरम वैभव पर था। दिल्ली में औरंगजेब, दक्षिण में बीजापुर में आदिल शाही, भाग्यनगर में कुतुब शाही, पश्चिम में समुद्र तटों पर पुर्तगाली व डच फ्रांसीसी अंग्रेज आदि यूरोपीय साम्राज्यवादी के थाने स्थापित हो गए। दिल्ली स्वरोबा जगदीश स्वरोबा की उक्ति सार्थक होने लगी थी। स्वराज्य की बाती बुझ गई थी। धर्म अंतिम श्वासें ले रहा था। इस भूमंडल पर धर्म रक्षक कोई भी नहीं रहा। हिमालय से रामेश्वर तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक घने दास्य अंधकार का साम्राज्य फैल गया था। उस समय ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण था। हिंदू समाज का व्यक्ति सैनिक, सरदार या सेनापति बन सकता था, परंतु राजा नहीं बन सकता था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज में हिंदुओं में आत्मविश्वास जगाया। हिंदू भी राजा बन सकता है, यह अपने जीवन से पुरुषार्थ से करके दिखाया। शिवाजी महाराज का समूचा व्यक्तित्व संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आज भी मूर्तिमंत आदर्श है। शिवाजी महाराज के द्वारा संपूर्ण समाज के लिए किए गए प्रयासों की यह राज्याभिषेक सफल परिणति है। इसलिए हम शिवाजी साम्राज्य दिवस, मराठा साम्राज्य दिवस आदि न कहकर हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव कहते हैं। छत्रपति शिवाजी जैसे नायकों के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो उनके गुणों के संदर्भ में 3-4 बातें ध्यान आती हैं। एक है आरंभ। छत्रपति शिवाजी के बाल्यकाल से ही उनके जीवन में अपने स्वराज्य के प्रति धारणा स्पष्ट थी और श्री शिवाजी स्वराज्य की संकल्पना का संप्रेषण सफलतापूर्वक इस कारण कर पाए कि उन्होंने कभी भी एकांत में न सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा या किसी से कहलवाया कि स्वराज्य मेरी अवधारणा है। उन्होंने हमेशा ऊंचे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वराज्य यह श्री की इच्छा है। यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या आकांक्षा नहीं थी, यह उस समय की परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकता थी। और श्री स्वराज्य यह श्री की इच्छा है, इस प्रकार का संदेश उन्होंने समाज में दिया। दूसरा जब विचार करते हैं तो आकलन यह नायक के एक विशेष गुणों में से आता है।
शिवाजी के चरित्र का जब विचार करते हैं तो उन्होंने व्यक्तियों और परिस्थितियों का सटीक आकलन किया और आकलन के कारण वे महानायक बने। हम उनके जीवन में देखते हैं कैसे उन्होंने व्यक्तियों को ढूंढा। जीवा महाला एक नट था, उसके गुणों को पहचान करके उन्होंने जीवा महाला को अपनी टोली में शामिल किया और जब औरंगजेब के साथ मिलने के लिए गए, भेंट करने गए, तो उनके निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में वह जीवा महाला था। और हम देखते हैं कि जीवा महाला के पराक्रम के कारण ही छत्रपति शिवाजी महाराज सकुशल वापस लौट कर आए। हम देखते हैं उनके परिस्थितियों के संदर्भ में किस प्रकार से उन्होंने पुणे के अंदर जब प्रवेश किया, शाइस्ता खां को पराजित करने के लिए, तो 1 लाख की सेना को लेकर शाइस्ता खां पुणे में डेरा डाला हुआ था। लाल महल के अंदर शिवाजी 300 सैनिकों के साथ बारात के रूप में जाते हैं और वहाँ से शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण करते हैं। शाइस्ता खां भागता हुआ जाता है और उसकी 3 उंगलियां कट जाती है। एक एक परिस्थिति का, एक एक स्थान का उनको एक अच्छा अभ्यास, उसका उनको परिस्थितियों का सटीक आकलन था। हम जब विचार करते हैं आगे के बिंदुओं के संदर्भ में, आस्था, यह एक विषय भी एक नेतृत्वकर्ता के गुण में आता है। हम देखते हैं कि बचपन से ही शिवाजी के जीवन में शाहजी राजे, दादाजी कोंडदेव और जिजाऊ के प्रति अटूट आस्था थी। तरुण अवस्था में आते आते वह स्वराज्य की जो आग थी, जो स्वराज्य के प्रति आस्था थी, वह अपने मित्रों के अंदर भी उन्होंने जागृत की और बाद में वह जन जन के अंदर वह आस्था जगाने का कार्य उन्होंने सतत किया। जब हम आगे विचार करते हैं तो ध्यान में आता है अभय। अच्छे व्यायाम से बना शरीर और विश्वास से भरा मन निर्भयता का जनक है। यह ऐसी फसल है जिसे माता पिता अपने बच्चों में बचपन से बोते हैं। सने सने किशोरा अवस्था में वह नित्य अभ्यास से बलवती होती है। जीवन में स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अपने सारे कार्य सिद्ध करता है और अंत में वह उसी सहजता से देह विसर्जन का साधन बनती है। शिवाजी के अभिभावकों ने शिवाजी के शरीर और मन में निर्भरता के बीज बचपन से ही बो दिए थे। शिवाजी ने पुरुषार्थ और परिश्रम से उसको सींचा। उनके सहकारियों ने उनके जीवन के अंदर उस अभय को देखा ही नहीं तो उसको महसूस भी किया और आज भी हम उसकी निर्भयता को महसूस कर सकते हैं। शिवाजी के इन सारे गुणों के आधार पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक ही औरंगजेब का संवाद छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को समझने के लिए पर्याप्त होगा। बाबा साहब पुरंदरे का एक महानाट्य जानता राजा, उसमें औरंगजेब जब प्रवेश करता है तो उसका संवाद प्रारंभ होता है। यह सब फजूल है शहजादे, तैमूर और चंगेज के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले मां बदौलत आज क्या देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। कहाँ गई है हमारी दिनायतदारी, कहाँ गई है हमारी वफादारी। ये हैं हमारे मामूजान मिर्जा अमीरुल उमरा नवाब आजम शाइस्ता खां साहब। 70,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल, 50 तोपें और 1,000 बख्तर बंधाती इनकी पूना छावनी में तैनात थे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी। ये है हमारे सिपह सालार जसवंत सिंह, ये हैं सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम दबा के भाग गए। ये है हफ्सी फौलाद खां, इनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैदखाने से फरार हो गया।
हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया फौलाद खां ने। जरार लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर बेतहासा भागने वाले ये हैं हमारे कार तलब खां, ये रसूल बेग रोजभानी, ये मीरे आतिश तरबिस खां, ये खान जहां बहादुर खां कौल तलस खां, ये भाव सिंहाड़ा, ये रणमस्त सिंह, ये केसरी सिंह, ये मुनव्वर खां, ये तमाम पठान, मुगल, कजाकी, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हफ्सी, अरबी, कजाकी, उज़्बेकी और फिरंगी फौलाद बंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी। सालहेर के जंग में हमारी 1 लाख फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। शहजादे हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाय तौबा तौबा, क्यों शिवाजी को यह फतह आखिर क्यों हासिल हुई शहजादे? हमारी तरह इतनी फौज, गोला बारूद, तोप खाना, खजाना, हाथी घोड़े शिवाजी के पास नहीं, फिर भी समझ ना पाओगे। औरत, शराब, नाच गाने, शिकार, मौज मस्ती और इसको मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। इस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असलाह बढ़ाए, नए जंगी बहरी कलाम की तामीर की उसने, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने हमारी जागीर पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वे झुकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं और बिकते भी नहीं। शिवाजी घाक है, चालाक है, दगाबाज है, नामकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह सफेद और सूरज की तरह चमकदार है। शहजादे, दुश्मन के मजहब, मस्जिद, औरत, मजहबी कलाम और फकीरों की इज्जत करता है वह, तभी तो उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं, हम खुश नसीब हैं। हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। शहजादे, हुकूमत करनी है तो शिवाजी का चलन सीखो, कुछ भी हो, मगर है तो हमारा दुश्मन, हमें उसे नेस्तनाबूद करना है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे जूझना है, यही खुदा का हुक्म है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को बहुत बारीक से अध्ययन किया, ऐसा ध्यान में आता है। हम देखते हैं मुगलों के काल में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। स्वराज्य की स्थापना के पश्चात 6 वर्षों तक उन्होंने स्वराज्य को सुराज की भांति संचालित किया और स्वराज्य स्थापित के साथ साथ स्वराज भी स्थापित किया। बाद के काल में जब हम विचार करते हैं भारतवर्ष के संदर्भ में, तो अंग्रेजों के काल के अंदर संघर्ष करते हुए भी इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता की चाह रखने वालों ने स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयास किए। लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या उन सब क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता की चाह रखने वालों ने जिस स्वराज की कल्पना की थी, क्या वह 1947 में सही मायने में स्थापित हुआ? एक विश्लेषण हमको करने की आवश्यकता है, एक तुलना करने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 30 वर्ष स्वराज्य स्थापना के पहले विभिन्न प्रकार के राज्य संचालन के लिए मंत्रालयों की रचना, उसका गहन अध्ययन और उसके बारे में संपूर्ण चिंतन करके एक अष्टप्रधान की योजना की थी। और शिवाजी महाराज ने एक एक स्वराज्य के पहलुओं पर
बारीकी से अध्ययन करके, अष्टप्रधान के साथ मंत्रणा करके एक स्पष्ट नीति रखी थी। और इसलिए हम देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो वित्त मंत्रालय के संदर्भ में राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से जीवन में वित्त का विशिष्ट स्थान है। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र रचा, राजनीति शास्त्र नहीं। हमारे धर्म में भी 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नायक को अर्थ का मर्म समझाने का विधान था हमारे यहां पर, चाहे वह राजनायक हो या सामाजिक नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता। और इसलिए वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में वित्त की व्यापक योजना, खर्च करने से पहले उसका हिसाब किताब रखना और वर्ष के अंत में संपूर्ण खर्च का जोड़ लगाकर पारदर्शी चित्र प्रस्तुत करना, यह सटीक वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। अनियमित वित्तीय प्रबंधन व्यावसायिक असफलता का कारण बनता है। शिवाजी के जीवन में हम देखते हैं, एक बार जब वह लेखा कार्यालय में गए और वहां एक छोटे से लेखापाल अधिकारी से उन्होंने पूछा कि कल का हिसाब आपकी दैनंदिन डायरी में चढ़ गया है क्या? तो उसका उत्तर ना में आया। शिवाजी महाराज इस छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसा अपना ध्यान रखते थे और इस प्रकार की छोटी त्रुटि पर भी वह लोगों को दंड दिया करते थे। आर्थिक अनुशासन बनाना है, इसलिए शुचिता बनानी है, ये इसके लिए आवश्यक है कि यह दंड का विधान दिया जाए। एक बार वो सेना के निरीक्षण के लिए गए। सेना का निरीक्षण करते समय अधिकारी ने बताया कि ये जो घोड़ा है ये विकलांग हो गया है, क्या इसे बेच दिया जाए? उसकी अनुमति मिली, परंतु कुछ समय बाद जब उनकी अगली भेंट हुई तो शिवाजी ने घोड़े की बिक्री और उसकी राशि राजकोष में जमा की या नहीं की, यह उनसे पूछा और ध्यान में आया कि वह राशि उसमें जमा नहीं हुई थी। और श्री छत्रपति शिवाजी का कितना बारीक अर्थ के प्रति विश्लेषण, उसका ध्यान, उसका स्मरण, यह हम देखते हैं। जब आज भारत के संदर्भ में जब विचार करते हैं 2009-2010 का वर्ष, जब सदन के अंदर वर्ष भर का बजट प्रस्तुत किया गया तो उस बजट के अंदर 16,110.40 करोड़ रुपए यह सस्पेंड अकाउंट में पड़े हुए थे। यह सस्पेंड अकाउंट में इतनी बड़ी राशि का पड़े रहना यह आर्थिक अनियमितताओं को ही दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पूछना भूल जाते हैं तो सामने वाला करना भूल जाता है, और इसलिए आप पूछना मत भूलिए, सामने वाला करना नहीं भूलेगा। इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज आर्थिक दृष्टि से बहुत सजग और सावधान थे। उसकी शुचिता को लेकर के वो सदैव चिंता किया करते थे। हम उनके संदर्भ में जब विचार करते हैं आर्थिक नीति कैसी थी, तो कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि स्वराष्ट्र के अंदर, स्वराज्य के अंदर नमक का व्यापार होता था। व्यापारी जो, स्थानीय व्यापारी जो नमक बेचते थे, उसकी तुलना में गोवा के पुर्तगाली जो व्यापार करने के लिए नमक लेकर आए थे बेचने के लिए, वह सस्ता था। जैसे ही बात ध्यान में आई, हमारे यहाँ के व्यापारियों को और नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने एक सुझाव आयात नीति के देखने वाले अधिकारियों को दिया कि वह इस पुर्तगाल के व्यापारियों का जो नमक आ रहा है उसके ऊपर आयात कर लगाएं, और आयात कर इतना हो कि वह हमारे नमक से महंगा होना चाहिए। आज हम जिसे प्रोटेक्शन टैरिफ कहते हैं, वो उस समय छत्रपति शिवाजी ने नमक के ऊपर पुर्तगाली व्यापारियों के ऊपर लगाया था। घोड़े हो या नमक, तोप हो या जलपोत, तकनीक के आयात पर जोर दिया उन्होंने, वस्तुओं के आयात पर नहीं।
कारीगरों और व्यापारियों को संरक्षण दिया जाता था। जब हम विचार करते हैं कि तकनीक के संदर्भ में, तो अंग्रेजों से उन्होंने आधुनिक तोपों के संदर्भ में एक समझौता करने की बात की, पेशकश की, तो अंग्रेजों ने उसमें बहुत आनाकानी की। उन्होंने फ्रांस के सहयोग से पुरंदर किले के अंदर तोपों को निर्माण करने का कारखाना लगाया और अनावश्यक आयात और को नियंत्रित किया। स्वराज्य में उस तोप के कारखाने के कारण रोजगार बढ़ा। और हम देखते हैं इसी प्रकार से उन्होंने कल्याण और भिवंडी के अंदर भी स्वदेशी जलपोत निर्माण के कारखाने लगवाए। 12 महल डिपार्टमेंट थे, 18 कारखाने थे। इन 18 कारखानों के अंदर दुर्ग और महलों में लगने वाला सामान निर्माण किया जाता था। इस प्रकार की उनकी यह नीति हम देखते हैं। हम जब विचार करते हैं छत्रपति शिवाजी के जीवन का, तो उनके जीवन में गति का एक विशेष महत्व ध्यान में आता है। राज्य संचालन में गति का विशेष महत्व था उनके लिए। सूचनाओं की प्राप्ति हो, गुप्त सूचनाएं हो, सुरक्षा अथवा आक्रमण की जानकारी हो, बहुत शीघ्रता के साथ, बहुत गति के साथ प्राप्त होनी चाहिए, इस बात के वे आग्रही थे। कहा गया है स्पीड इज मनी, बिकॉज स्पीड सेव्स टाइम एंड टाइम इज मनी। उस जमाने में घोड़ों के द्वारा ही संदेश पहुंचाए जाते थे। अरबी घोड़े ये बहुत अच्छी नस्ल के होते थे, उनकी गति बहुत थी, वो थकते नहीं थे, और इसलिए अरबी घोड़ों का उन्होंने आयात किया। और सिर्फ आयात नहीं किया, तो उसके आधार पर उन्होंने नस्ल सुधार के केंद्र खोले और अपने स्वराज्य के अंदर उन्होंने नस्ल सुधार करके अरबी घोड़ों की प्रजाति पैदा की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रयाण हुआ, तब स्वराज के अंदर 50,000 घोड़े अच्छी नस्ल के उपलब्ध थे। उन्होंने समान कर प्रणाली लागू की। आज भी हम देखते हैं भारतवर्ष के अंदर समान कर प्रणाली लागू नहीं है। डीजल और पेट्रोल पर समान रूप से कर भारतवर्ष में नहीं है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम इस समान कर प्रणाली को लागू नहीं कर पाए हैं। हम जब विचार करते हैं स्व का, तो भारत की स्वाधीनता से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए, तब तक सदन के अंदर राष्ट्रीय बजट को प्रस्तुत करने का समय सायंकाल 5 बजे था, जो लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता था। और इसलिए हम उस आधार पर स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर हम हमारा बजट सायंकाल 5 बजे प्रस्तुत करते थे। परंतु अटल जी ने स्वराज्य की स्थापना का एक चरण रखा और दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में शासन की सुविधा, सरकार की सुविधाओं के अनुसार उस बजट सत्र का प्रारंभ किया गया। हम जब विचार करते हैं कृषि मंत्रालय के संदर्भ में, कृषि नीति के संदर्भ में, तो भारत की दृष्टि के जब विचार किया जाता है, तो भारत कृषि प्रधान देश है। भारत गांवों में बसता है। भारत की अधिकांश जनता वह श्रम पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, और उसके आधार पर ही एक बहुत बड़ा हमारा आर्थिक जो स्रोत है आय का, वह कृषि है। कृषि, भू प्रबंधन, जल संग्रहण, ऐसे अनेक विषयों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अध्ययन किया, उस पर शोध किए, उसके आधार पर अपनी नीतियां बनाई, और इसलिए जगह जगह पर तालाब बनाए, कुएं खुदवाए। आज भी हम देख सकते हैं पुणे के अंदर उनके द्वारा निर्मित मिट्टी के 2 बड़े बांध आज भी उसकी गवाही देते हैं। स्वस्थ भूमि, स्वस्थ उत्पादन, स्वस्थ पर्यावरण हेतु फसल चक्र, फलदार पौधे लगाने का आग्रह, ये सारे विषयों पर उनका ध्यान था। वो लगातार लोगों को आग्रह करते थे आम के फल लगाने के लिए, कटहल के पौधे लगाने के लिए। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के कारण जागीरदारों के अहंकार समाप्त हुए। उसमें से एक संभावना यह भी होती थी कि जागीरदारी जब ज़्यादा अहंकारी होता था,
तो वह अनेक जागीरदारों को लेकर के और स्वराज्य से बगावत भी कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त करके उनको वैतनिक इस रूप में कार्य दिया। यह उनकी दूरदृष्टि थी। हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी के काल में कि वर्षा काल के अंदर जो सैनिक थे सेना के अंदर, वे सारे सैनिक वर्षा काल में कृषि करते थे और 8 माह सेना का काम करते थे। जब हम देखते हैं कि सैनिक जो है या तो किले के नीचे पहाड़ी की तराई पर खेती करते थे या अपने गांव के अंदर खेती करते थे, और ऐसी अवस्था के अंदर, क्योंकि उस समय वर्षा काल के अंदर युद्ध नहीं होते थे, आवागमन के साधन नहीं होते थे, और इसलिए उस समय 4 माह युद्ध का विराम रहता था, और ऐसे समय सारे सैनिक कृषि करके अर्थोपार्जन करते थे। और इतना ही नहीं तो स्वराज पर भी उन 4 महीनों के उनके वेतन का भार नहीं आता था। परंतु वर्तमान के अंदर जब हम विचार करते हैं तो कृषि की स्थिति क्या है? आज भूमि मृत हो गई है, भूमि कठोर हो गई है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। कृषि पर अनेक प्रकार के शोध किए गए, कृषि को और अधिक उन्नत बनाने के प्रयास हुए, परंतु जितना उन्नत करने का प्रयास हुआ उतना ही वह अवनति हो जाने लगी। जितने ही हम विकास के लिए हमने प्रयत्न किए, श्रम के स्थान पर हमने वहाँ पर मशीनीकरण किया, हमने देखा कि प्रारंभ में जो ट्रैक्टर आए इस देश के अंदर, वो जिस हॉर्स पावर के थे उससे अधिक हॉर्स पावर के आज वह ट्रैक्टर लगने लगे। उनका वजन आज उससे 2 गुना 3 गुना अधिक हो गया है। जब भूमि पर चलते हैं वे, तो भूमि को वह ठोस करते चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम जब विचार करते हैं तो रोजगारों का भी और श्रम का भी अवमूल्यन हुआ, और उसके आधार पर आज मशीनीकरण के कारण आज हम देखते हैं किस प्रकार से इस देश के अंदर, शहरों के अंदर मलिन बस्तियों का निर्माण हो गया। कृषि भूमि उत्पादन व लगान संग्रह की भी नूतन प्रणाली का विकास किया शिवाजी ने। उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं निर्माण की और उसके अंदर उन्होंने राजस्व प्रधान नाम का एक पद बनाया, जो भूमि को नापने, पैदावार करने, लाभ और हानि का मूल्यांकन करने, जब कभी प्राकृतिक आपदा आती थी, किसानों की फसल समाप्त होती थी, तो उस समय भी उसका मूल्यांकन करने का काम यह राजस्व प्रधान करते थे। इसी प्रकार एक मूल्यांकन दल बनाया गया, और ये मूल्यांकन दल के अंदर गांव के 4-5 प्रतिष्ठित किसान होते थे और 3 शासकीय कर्मचारी, एक देशमुख, देशपांडे और ग्राम का पाटिल होता था। इस प्रकार की एक व्यवस्था के आधार पर उन्होंने कृषि को एक दिशा दी। जब हम विचार करते हैं कि जब कोई आपदा आती थी किसानों पर, तो उसकी भरपाई करने के लिए एक विशेष पद्धति थी। बीज के बदले में बीज, हल के बदले में हल, बैल के बदले में बैल, कृषि योग्य उपकरणों के नुकसान पर कृषि योग्य उपकरण ही दिए जाते थे, जिसके कारण कृषि को प्रोत्साहन मिलता था, कृषि को संरक्षण मिलता था। और जैसे ही अवसर आता था तो वो इन साधन संसाधनों के आधार पर पुनः कृषि करके पैदावार प्राप्त करके वह अर्थोपार्जन कर सकते थे और स्वराज्य के अंदर भी भंडार भर सकते थे। परंतु आज जब हम वर्तमान में विचार करते हैं तो आपदाओं के भरपाई के रूप में आज हम नगद राशि को देते हैं। नगद राशि यह अन्यान्य कामों में व्यय हो जाती है और इसलिए वह राशि कृषि योग्य कामों में पुनः उपयोग नहीं आती है। और इस प्रकार की दूरदृष्टि रख करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह भरपाई की एक विशेष पद्धति अपनाई थी। आज जब हम विचार करते हैं, आज पर्यावरण की सर्वत्र चर्चा होती है, वनों के संरक्षण की बात की जाती है, तो उस समय उसकी दृष्टि क्या थी उनकी? हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय एक अधिसूचना जारी की और उसमें समाज के अंदर सभी जनों को कहा कि सूखे और मृत हो चुके पेड़ों का ही वह उपयोग करके काम चलाएं, हरे वृक्षों को ना काटें। बहुत आवश्यक है यदि हमारे काम के लिए, तो उसके मालिक की आज्ञा के आधार पर ही उस हरे वृक्ष को काटा जाए। उन्होंने आम और कटहल के वृक्षों के रोपण के लिए प्रोत्साहित किया, उसको काटने से मना किया, उसके संरक्षण की बात की।
यद्यपि उस समय जहाज बनाने के लिए, नौका बनाने के लिए कटहल और आम के पेड़ों की आवश्यकता होती थी, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने सूचना जारी की आम और कटहल के पेड़ ना काटे जाएं। आवश्यकता पड़ती है तो अन्यत्र राज्यों से उस लकड़ी को क्रय करके लाया जाए और उसके आधार पर हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पेड़ और जंगलों के प्रति संवेदना उनके गहरे पर्यावरण प्रेम और पर्यावरण के प्रति समझ को बताती है। परंतु दुर्भाग्य है, स्वतंत्रता के पश्चात वन क्षेत्रों में कमी आई है। इस कमी को छुपाने के लिए वन कर्णधारों ने जंगल को 3 प्रकार से बांटा। पहला कहा घास के जंगल, झाड़ियों के जंगल और बड़े पेड़ों के जंगल। उन्हें कौन बताए इन कर्णधारों को कि जंगल तो बड़े पेड़ों के ही होते हैं, वो घास और झाड़ियों के नहीं होते। और आज उसकी ओर देखने की ठीक दृष्टि ना हो पाने के कारण आज पर्यावरण असंतुलन का खतरा आज हम देख रहे हैं। शिवाजी महाराज के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो उन्होंने भाषा और संस्कृति के बारे में भी गहन विचार किया। स्वराज्य की स्थापना हो और स्वभाषा ना हो तो स्वराज्य कैसा? राज व्यवहार में भाषा को विशेष महत्व था। अपभ्रंशित मिश्रित शब्दों के स्थान पर संस्कृत निष्ठ मराठी शब्दों का प्रयोग किया। 1400 से अधिक शब्दों का राज व्यवहार कोश निर्माण किया। आज जब हम विचार करते हैं, वर्तमान के अंदर भारतीय तंत्र विकसित हुआ, उसमें भारतीय भाषाएं और राज्यों की सहेली भाषाओं की बलि चढ़ गई। राज व्यवहार की भाषा अंग्रेजी बन गई। तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़ आदि भाषाएं समृद्ध भाषाएं हैं, परंतु छद्म अंग्रेजियत के कारण अपने राज्यों में भी राज्य भाषा नहीं बन पाई। वही हाल राजभाषा हिंदी का हुआ। आज हम विचार करते हैं, हमारे परिवारों के अंदर आज मिश्रित भाषाओं का प्रचलन है। हिंदी भाषी प्रांत क्या वास्तविकता में हिंदी का ही उपयोग करते हैं? तो हमको ध्यान में आता है कि वो हिंदी और इंग्लिश मिश्र भाषा का उपयोग करते हैं, इंग्लिश का। जहां मराठी भाषी लोग हैं वहां मिंग्लिश का उपयोग होता है, जहां बंगला भाषी है वहां बिंग्लिश का उपयोग होता है। ऐसे प्रत्येक प्रांत में भाषा के वो स्थानीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी का मिश्रण हो गया है। आज हम जब परिवारों के बच्चों की स्थिति देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है, एक परिवार में मैं गया, वहाँ बच्चे से परिचय हुआ, उसकी कक्षा पूछी, उसका स्कूल पूछा, तो हमको ध्यान में आता है कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है। और इसलिए उससे जब मैंने पूछा कि आपको गिनती आती है, तो उसने गिनती बोलना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 4। मैंने कहा हिंदी में आती है? तो वो ऊपर से नीचे दाएं बाएं झांकने लगा। बाजार में जब बच्चे जाते हैं, दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं और दुकानदार जब हिंदी में उनको मूल्य बताता है तो वो बगले झांकते हैं और बड़े प्रेम से पूछते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। हमारे परिवारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस प्रकार से आज मिश्रित भाषाओं का प्रचलन हो गया है। और इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार से आज मिश्रित भाषा का प्रयोग हो रहा है। हम जब विचार करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक कार्यक्रम की संरचना हो अथवा समय समय पर प्रयुक्त की गई वेशभूषा हो, अलंकार हो, आभूषण हो, सभी में भारत की सांस्कृतिक झलक को बनाए रखा था। उस पर गर्व की अनुभूति होती थी। स्वराज्य स्थापना के साथ ही दुर्गों के नाम बदलकर संस्कृत निष्ठ नाम रखे गए। रायरी को रायगढ़, साकण को संग्राम दुर्ग, रोहिड़ा को विचित्रगढ़ आदि दुर्गों का नामकरण किया गया। भाषा विज्ञान है, नाम शब्द है और शब्द ब्रह्म है। उसका एक अर्थ होता है, उसका एक भाव होता है, उसका एक प्रभाव होता है और इसलिए वह शुद्ध होना चाहिए, इस बात का आग्रह करना चाहिए था। परंतु इस देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुगल काल के अंदर शहरों के स्थानों के जो नाम परिवर्तित हुए वो आज भी हमारे स्वाभिमानी समाज ने
उसको पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया है। आवश्यकता है स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हो रहे किंचित प्रयासों में अभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ शहरों के रेल स्थानकों के नाम बदले गए हैं। और इसलिए आज स्वाभिमानी समाज को आवश्यकता है कि वह इस प्रकार से एक अभियान चलाकर पुनः उन भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर रखे गए नामों का वह पुनर्प्रतिष्ठा करे। आज ऐसे लोग जब पुराने नामों को बदलने की जब प्रक्रिया चलती है तब उपहास उड़ाते हैं। शायद वे नहीं जानते इस भाषा विज्ञान को, उस नाम के प्रभाव को, और इसलिए उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि वे इसका गहन अध्ययन करें, इसके बारे में विचार करें और स्वाभिमान के साथ संस्कृत निष्ठ भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर रचे बसे ऐसे नामों को उन शहरों के नाम देकर, स्थानों के नाम देकर, मार्गों के नाम देकर, भवनों के नाम देकर वास्तविक स्वराज्य की स्थापना का एक चरण चढ़ना चाहिए। आज हम जब विचार करते हैं मुद्रा के संदर्भ में, शिवाजी की दूरदृष्टि थी। उन्होंने स्वराज्य के अंदर अपनी स्वयं की मुद्रा होन का प्रचलन किया। बहुत सुंदर नहीं थी दिखने में, वह सभी सिक्कों के अंदर एक रूपता भी नहीं थी, वो खुरदुरी थी। और इस बात को ध्यान में लेकर अंग्रेजों के एक प्रस्ताव आया अंग्रेजों की ओर से कि हमारी टकसाल में सिक्के ढाले जा सकते हैं आपके स्वराज्य के। अंग्रेजों की टकसाल में ढले हुए सिक्के सुंदर थे, चिकने थे, आकर्षक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मुद्रा के मूल्य को समझते थे, उसके विज्ञान को समझते थे, और इसलिए वे जानते थे कि सिक्के का अंतर्निहित मूल्य प्रचलित मूल्य के बराबर होना चाहिए। आज जब मनी बैंकिंग की परिभाषा कर देखते हैं तो वो कहती है कि बुरी मुद्रा अर्थात दिखने में अच्छी और मूल्य में कम, जिसका लागत मूल्य कम हो निर्माण करने में, वह बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसके कारण नकली मुद्रा से बाजार भर जाया करते हैं और अर्थतंत्र टूट जाया करता है। भारत के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो अभी नोटबंदी के पूर्व इस देश के अंदर 2008 के पूर्व हम जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि 1,69,00,000 करोड़ के नकली नोट इस देश के अंदर थे। 2008 में मात्र जब नकली नोट की बरामदगी हुई तो 3.63 करोड़ रुपए ही बरामद किए गए। हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक लग चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज रणनीतिकार भी थे, और हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि हम अपने टकसाल में हम आपके स्वराज के सिक्के ढाल सकते हैं, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को नकारा नहीं, ना नहीं कहा और ना ही हाँ कहा। उन्होंने उत्तर दिया, ये तो समय तय करेगा कि बाजार में किसकी मुद्रा चलेगी। और इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि स्वराज्य के अंदर मुद्रा के संदर्भ में भी हमको दिखाई देती है, उसकी एक स्पष्ट कल्पना हमको दिखाई देती है। छत्रपति शिवाजी के संदर्भ जब विचार किया जाता है तो ध्यान में आता है कि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी अनेक काम किए। नेतृत्व करने वाले नायक को वैज्ञानिक होना चाहिए या अनिवार्य नहीं है, परंतु उसको विज्ञान की समझ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुझान और उसका महत्व समझना इतना ही पर्याप्त होता है। छत्रपति शिवाजी तकनीकी तज्ञ, टेक्नोक्रेट नहीं थे, तकनीकी अनुरागी, टेक्नो सेवी थे। उन्नत तकनीक को प्राप्त करने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। अंग्रेजों के समय की एक घटना है, उस समय की अंग्रेजों की बाइबिल उनको देखने में आई, ध्यान में आया कि बाइबिल के प्रत्येक पन्ने को एक ही प्रकार से बार बार छापा गया और अनेक बाइबिलें तैयार की गई है। तो इस प्रकार की एक नई व्यवस्था छपाई की उन्होंने देखी, उसका उनको आश्चर्य हुआ
और उन्होंने इस मशीन को, इस छपाई व्यवस्था को प्राप्त करने की भरसक कोशिश की, परंतु अंग्रेजों ने वह उपलब्ध नहीं कराया। नौसेना के संदर्भ में देखते हैं, उन्होंने स्वराज्य के अंदर नौसेना अनुसंधान शाखा के माध्यम से जहाज निर्माण के नए नए अध्याय जोड़े। निर्माण, मरम्मत, रखने हेतु कल्याण और विजयदुर्ग में जहाज निर्माण के केंद्र बनवाए। उस समय अंग्रेज, डच, फ्रांसीसीज, तुर्कीज, इन सब के पास में बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे। तट पर आने में समस्याएं होती थी, उनके निकट जाने में समस्या होती थी। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीचे से समतल छोटी नावों को, जिसको वो संगमेश्वरी कहते थे, ऐसी नावें बनाई और छोटे जहाज बनवाए। भविष्य के अंदर उन सभी राष्ट्रों ने इस छोटी नाव को लेकर के सकारात्मक रुख रखा और वैसे शोध करके उन्होंने भी उनका प्रचलन अपनी सेनाओं के अंदर नौसेना में किया। समुद्री दुर्ग का निर्माण भी उन्होंने नई तकनीक से किया, उसमें भी प्रयोग किए। जब उन्होंने समुद्री सीमा पर 300 दुर्ग निर्माण किए, तो हम देखते हैं कि सिंधु दुर्ग का निर्माण करते समय समुद्री पानी और समुद्री हवा का पत्थरों पर जो प्रभाव पड़ रहा था, उसके कारण पत्थर कटते थे, प्राचीर कटती थी, इसलिए उन्होंने जिंक धातु का प्रयोग करके सिंधु दुर्ग का निर्माण किया। इसी प्रकार पद्म दुर्ग का निर्माण करते समय उन्होंने दो पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने और चूनों में अनेक प्रकार के रसायनों को मिला करके पत्थरों को जोड़कर उस दुर्ग का निर्माण किया। आज समुद्री पानी और हवा से वे पत्थर कट गए, परंतु चूनों और रसायनों से जो भरा हुआ था वह नहीं कटा। आज हम वो देख सकते हैं। ये उनकी तकनीकी का प्रयोग था। परंतु आज वर्तमान आधुनिक युग के अंदर आधुनिकीकरण की दौड़ में एक हास्यास्पद उदाहरणों की एक लाइन लगी दिखती है। महाकौशल प्रांत के अंदर ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में चित्रकूट नाम का स्थान है। वहाँ कामदगिरी पर्वत है। भगवान राम ने वहाँ अनेक वर्ष व्यतीत किए थे। पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग ने वहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाएं चालू करने के लिए एक बैठक आहूत की। बैठक में बड़े बड़े लोग आकर बैठे और उन्होंने अनेक सुझाव दिए। एक सुझाव ऐसा आया कि कामदगिरी पर्वत के ऊपर रात्रि के समय हाई बीम लाइट का प्रकाश किया जाए, जिससे उस रोशनी से नहा उठेगा पर्वत और उसको देखने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत सारे पर्यटक आएंगे। उस बैठक में एक सामान्य सा व्यक्ति वहाँ का बैठा था। उसने कहा कि यदि इतने प्रकाश के अंदर रात्रि में वे बंदर और पक्षी सो नहीं पाएंगे और इसलिए वे कुछ समय में वहाँ से पलायन कर जाएंगे, यदि हमारे पलंग के ऊपर रात्रि में सोते समय इतना तीव्र प्रकाश किया जाए तो क्या हम सो सकते हैं? टाई बांधे हुए वे सभी मंत्रालय के लोग नजरें झुकाए, अपनी बगलें झांकते हुए उसको ठंडे बस्ते में उस योजना को डाल दिया गया। ये आज की तकनीकी का, आधुनिकीकरण का हास्यास्पद रूप हमको दिखता है, उसका बारीकी से विश्लेषण नहीं होता। इंदौर शहर के अंदर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर एक नाला गुजर रहा है। योजना बनाने वालों ने एक अच्छी योजना बनाई कि उस नाले को पक्का करके उसमें पानी बहा जाएगा, उसके अंदर नावें चलाई जाएंगी, पर्यटन का विकास होगा। परंतु वो ये पूर्ण योजना बनाने में भूल गए कि वो मैला बहने वाला वो नाला, उसको मैला को बहाने की क्या व्यवस्था की जाएगी और उसमें कितना पैसा खर्च होगा, और ये योजना धरी की धरी रह गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सैन्य व्यवस्था को भी मजबूत किया। सेना की सभी इकाइयों में अच्छा तालमेल बने। घुड़सेना, पदाती, तोपखाने, नौसेना, इसके संदर्भ में उन्होंने काफी काम किया। आगे बढ़कर आक्रमण करने अथवा पीछे हटकर सेना को कभी बिखरते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि उसका संचालन एकीकृत व्यवस्था के आधार पर होता था। आज भी इस देश के अंदर एकीकृत सैन्य व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। हम देखते हैं 26/11 की वो घटना, जिसमें सेना को आने के बाद बस लेने के लिए एरोड्रम पर पहुंची, वो भी समय से नहीं पहुंच पाई और वह सैनिक वहां स्थान पर नहीं पहुंच पाए समय पर। इस प्रकार की चूकें ये पृथकता के आधार पर विचार करने के कारण होती है, और इसलिए एकीकृत
यह संचालन की व्यवस्था सैन्य व्यवस्था बननी चाहिए। उनके लाव लश्कर के अंदर जब हम देखते तो सामियाने बहुत नहीं होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक सामियाने में होते थे तो दूसरे बड़े सामियाने के अंदर उनके सारे सेनापति लोग रहते थे, बाकी सभी लोग पेड़ों की छांव में और खुले में सोते थे। वहाँ नौटंकी वाले साथ नहीं चलते थे, ऐशो आराम के साधन नहीं होते थे, ताम झाम नहीं होता था। मातृशक्ति को युद्ध में जाने की मनाही थी, उनको साथ में लेकर युद्ध में नहीं जाते थे। परंतु वर्तमान के अंदर हम जब देखते हैं, शिवाजी महाराज ने सैनिकों में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक संवेदनाओं को खड़ा करने का भी प्रयास किया। युद्ध करते समय विजित प्रदेश के अंदर, विजित राज्य के अंदर वृद्धों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार नहीं होते थे, धार्मिक स्थलों को तोड़ा नहीं जाता था। परंतु वर्तमान के अंदर जब विचार करते हैं तो कारगिल युद्ध हुआ, सौरभ कालिया और उनके साथियों को जब सभी सामग्री समाप्त हो गई युद्ध की, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको घेर लिया और उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किए। उनके गुप्तांगों पर वार किया गया, शरीर को सिगरेट से जलाया गया, उनकी जीभ काट ली गई, आंखें फोड़ दी गई, और इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो सिर के ऊपर गोली मार दी गई। इस प्रकार का उनका यह दृष्टिकोण, उनका यह आचरण, उनका यह व्यवहार बताता है कि उनकी दृष्टि कैसी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अल्पसंख्यकों के संदर्भ में भी अपनी नीति को स्पष्ट रखा। सेना में अनेक सरदार थे, 1/3 सेना मुस्लिम थी, परंतु दृष्टि व व्यवहार में ना तो वह अनुचित पोषण करते थे और ना ही उनका अनुचित शोषण करते थे। ये उनकी नीति थी। हम जब विचार करते हैं छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में, तो उनकी न्याय और विधि की व्यवस्थाएं कैसी थी। न्याय में न्यायशास्त्र का ज्ञान नायक को यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यह माना गया है। और इसलिए न्याय करते समय पद, प्रिय और परिवार से हटकर विचार करना पड़ता है। उससे प्रभावित हुए बिना यह निर्णय करने पड़ते हैं, न्याय देना पड़ता है। न्याय के अनिवार्य तत्व होते हैं कि वह सदैव सही होना चाहिए, वो समय पर होना चाहिए, क्रियान्वयन बिना देरी के होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी के जीवन में भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने न्याय किया है। 14 वर्ष की अवस्था के अंदर उन्होंने, हम देखते हैं कि किस प्रकार का न्याय किया। उनके राज्य का एक पाटिल, उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया। ये समाचार जब मिला तो पाटिल को उनके सामने प्रस्तुत किया गया और उसको न्याय करते समय उन्होंने उसके हाथ और पैर तोड़ने की सजा सुनाई। ये आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई भी कितना भी बड़ा पद पर बैठा हो, अन्याय करेगा तो उसको सजा अवश्य मिलेगी। न्याय से पूर्व वे सारे घटनाक्रम को समझते थे, परिस्थितियों और साक्ष्यों को परखते थे, गवाहों से संवाद करते थे, उसका अध्ययन और विश्लेषण करते थे, उसके आधार पर वो न्याय देते थे। कान्होजी जेधे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे के मित्र थे और शिवाजी के विश्वस्त सहयोगी थे। उनका एक रिश्तेदार था खंडोजी खोपड़ा। अफजल खां जब छत्रपति शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आया था, उस समय खंडोजी खोपड़ा ने अफजल खां से मिलकर जानकारियां देने का काम किया स्वराज्य की और उसको सहयोग दिया। हम अफजल खां की कथा जानते हैं। वो 32 दांतों का बकरा मां भवानी के चरणों में समर्पित कर दिया छत्रपति शिवाजी ने। उसके पश्चात जब पूरी घटना का विश्लेषण किया गया तो उसमें खंडोजी खोपड़ा का राष्ट्रद्रोह सामने आया। और इसलिए खंडोजी खोपड़ा के संदर्भ में विचार करते समय कान्होजी जेधे खंडोजी खोपड़ा को साथ में लेकर राज दरबार में आते हैं और वहां आने के बाद वह उनके जीवन के प्राणों की रक्षा का आग्रह करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय उनको उसके प्राणों की रक्षा का वचन देते हैं। कुछ समय पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज को इस प्रकार की एक अंदर से
संतुष्टि नहीं थी कि मैंने न्याय कर पाया है, और उस बेचैनी के अंदर एक दिन सहज रूप से जब ये घटना हो गई तो सहज रूप से खंडोजी खोपड़ा का राज दरबार में आना जाना प्रारंभ हो गया। और एक दिन जब खंडोजी खोपड़ा शिवाजी के सामने आए तो उन्होंने तुरंत वहीं पर न्याय दिया और कहा कि इसका बायां पैर और दाहिना हाथ काट दिया जाए। अधिकारी जितना बड़ा हो, सजा उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ऐसा छत्रपति शिवाजी का मानना था। और जब हम विचार करते हैं आज के संदर्भ में हमारे देश के अंदर, तो गांव-गांव में पंच परमेश्वर होते थे, परंतु अंग्रेजों ने योजना पूर्वक उस व्यवस्था को ध्वस्त किया। ब्रिटिश पुलिस न्याय व्यवस्था यहाँ स्थापित की। और आज के संदर्भ जब विचार करते हैं तो आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का ही अनुसरण हम कर रहे हैं। आज भी न्याय की देवी के रूप में एक महिला, एक नारी जो आंखों पर पट्टी बांधे खड़ी हुई है, हाथ में तराजू के समतुल्य पलड़े हैं, वो ये बताती है कि न्याय दिखता नहीं है, न्याय केवल सुनता है। जो न्याय सुनता है वह क्या सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय और सटीक न्याय दे पाएगा? यह एक प्रश्न चिन्ह है। भारतीय न्याय व्यवस्था महंगी हो गई। आज जब सारे न्याय के अंदर जब निर्णय सुनाए जाते हैं, जिरह होती है, तो उसमें सारे के सारी भाषा अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र के अंदर या किसी भी हिंदी भाषी प्रांत के अंदर निर्णय की प्रति जब उसके हाथ में आती है तो वो अंग्रेजी में होती है। और इसलिए एक वकील रखना पड़ता है, कोर्ट में फीस जमा करनी पड़ती है, वकीलों को भी फीस देना पड़ती है, आने जाने का मार्ग का व्यय प्रति पेशी पर लगता है, और इसके आधार पर वह न्याय महंगा होता चला जाता है। आज भी देश के अंदर इस ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का अनुकरण करने के कारण 3 करोड़ से भी अधिक न्याय प्रतीक्षा में है। महात्मा गांधी ने ग्राम व्यवस्था पर अधिक विचार करने का आग्रह किया था। न्याय हेतु पंच परमेश्वर, प्रशासन हेतु पंचायती राज हो। अंग्रेजी बोलने में समस्या नहीं है, परंतु अंग्रेजी की सोच में समस्या है, अंग्रेजी में सोचने में समस्या है। और जिन लोगों की अंग्रेजी सोच थी, अंग्रेजी में जिनका चिंतन चलता था, उन्होंने गांधी जी के विचारों को तिलांजलि दे दी। और इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो ऐसे अनेक स्थान, अनेक अवसर ऐसे हैं छत्रपति शिवाजी के जीवन में कि उनके अंदर इस प्रकार से उन्होंने स्वराज्य के एक एक पहलू को देखा, परखा, उसके लिए चिंतन किया और स्वराज्य को सुराज बनाने के लिए अथक परिश्रम किए। हम जब विचार करते हैं गृह मंत्रालय के संदर्भ में तो उन्होंने उसका एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। छत्रपति शिवाजी 6 महीने, पौने 2 वर्ष दक्षिण के अंदर विजय यात्रा पर 2 बार गए। 4.5 माह आगरा की किले के अंदर नजरबंद थे, परंतु उसके बावजूद भी उनके स्वराज्य के अंदर असंतोष, अराजकता और बगावत के स्वर सुनाई नहीं दिए। स्वराज्य के प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक कर्मचारी ने, प्रत्येक सैनिक ने शिवाजी को सामने रखा और उसके आधार पर अपना काम प्रामाणिकता के साथ किया। छत्रपति शिवाजी महाराज व्यवस्था खड़े करने का प्रयत्न करते थे, उस पर विश्वास रखते थे, व्यक्तियों को खड़े करने में नहीं। व्यक्ति से व्यवस्था बड़ी होती है और महत्वाकांक्षा से कार्य बड़ा होता है, इस बात को उन्होंने सदैव ध्यान रखा। प्रशासनिक विभागों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन किए, व्यक्ति के गुण के आधार पर, उसकी रुचि के आधार पर, क्षमता के आधार पर, कार्य के आधार पर उसका चयन किया। हमने देखा है कि नट जीवा महाला को उन्होंने अपने निजी अंगरक्षक के रूप में रखा, किसी शोर सिफारिश परिचय के आधार पर नहीं, रिश्वत के आधार पर नहीं। आज भारत के तंत्र में लोग रिश्वत और शोर सिफारिश के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर सत्ताओं को प्राप्त करते हैं, स्थानों को प्राप्त करते हैं। हम जब विचार करते हैं ये सारा तंत्र चलाते समय छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, महाराजा छत्रसाल का जीवन का वर्णन हमको ध्यान में आता है। महाराजा छत्रसाल छत्रपति शिवाजी के इस पराक्रम को सुनकर के उनकी सेना में भर्ती होने के लिए सैनिक के रूप में गए थे। छत्रपति शिवाजी से जब उनकी भेंट होती है और वो बात कहते हैं
तो छत्रपति शिवाजी महाराज वो किस मार्ग से आए हैं, किन किन स्थानों पर रुके हैं, किन किन व्यक्तियों से मिले हैं, इन सब की वो चर्चा करते हैं और उनको संदेश देते हैं कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, नौकरी करने के लिए नहीं, स्वयं का स्वराज्य स्थापित कीजिए। और बुंदेलखंड के अंदर उन्होंने आकर छत्रपति शिवाजी के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने वहां स्वराज्य की स्थापना की। ऐसी गुप्तचर व्यवस्था थी। हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। 1200 वर्षों का इतिहास भारतवर्ष का अभी अब देखें तो महिलाओं के सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। स्त्रियों से व्यवहार की मानसिकता तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी है। और इसलिए अकबर के कालखंड में अकबर का दुर्गावती से संघर्ष, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रानी पद्मावती का संघर्ष, ऐसे अनेक महारानियों के संघर्ष हम देख सकते हैं। आज वर्तमान के अंदर भी हम देखते हैं कि केरल के अंदर लव जिहाद के प्रकरण पर वहाँ के कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है और प्रशासन को इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहना पड़ता है। आज भी घटनाएं लगातार हो रही है। शिवाजी के जीवन में हम देखते हैं कि कैसा नारी शक्ति के प्रति उनके मन में सम्मान था, कैसा वो निर्णय देते थे। पाटिल की घटना मैंने आपको पहले ही उद्धृत की है। दक्षिण विजय के अभियान से लौटते समय एक अधिकारी का, एक नारी का अपमान जो वहां की जागीरदारनी थी उसकी ओर कुदृष्टि चली जाती है। जानकारी मिलने पर उसका निर्णय किया जाता है और उसको दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड। वैचारिक स्पष्टता उनकी निर्णयों के पल में रहा करती थी और इसलिए कठोरता के साथ वह निर्णय किया करते थे। उनकी विदेश नीति के संदर्भ में जब हम विचार करेंगे तब भी हमको अनेक बातें ध्यान में आती है। उनकी विदेश नीति के संदर्भ में बहुत स्पष्टता थी, इसलिए शत्रु और मित्र की पहचान। उस समय 8 देश के अंदर राजा राज्य कर रहे थे। मुगल, आदिल शाही, कुतुब शाही, अंग्रेज, पुर्तगालीज, डच, फ्रेंच और सिद्दीकी। इसके साथ साथ आंतरिक शत्रु भी इस देश के अंदर थे, इसलिए शत्रु और मित्र की पहचान उन्होंने बखूबी की और उसके आधार पर उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, आदिल शाही और कुतुब शाही को संयुक्त अभियान चला करके। जब अंग्रेजों ने सहयोग करने से मना किया तो वहां फ्रेंच या पुर्तगाल के साथ संधि करके उन्होंने उन चीजों को मनवाया। ऐसे अनेक अवसर हमको ध्यान में आते हैं। व्यवहार में शक्ति और संतुलन का संयोग उन्होंने बहुत अच्छा रखा। विचार की स्पष्टता और ध्येय निष्ठा उनके जीवन में दिखती है। सोचा, समझा और किया, यह जो भी किया वो स्वराज्य को केंद्र में रखकर किया। संधि वार्ताएं की, समझौते किए तो स्वराज्य के हित को ध्यान में रखकर किए, स्वयं के हित को ध्यान में रखकर नहीं किए। जब हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी की नीति के ऊपर ही जब विचार करते हैं तो इजराइल के नागरिकों का अपहरण आतंकवादियों ने कर लिया। 1976 के अंदर फ्रांस एयरवेज में का विमान का अपहरण हुआ। उसमें जो नागरिक थे उसमें बहुतायत में इजरायली नागरिक थे। वो विमान अपहृत करके युगांडा के एंटेबी शहर में ले जाया गया। तो इजराइल ने ऑपरेशन थंडर वोल्ट यह किया और उसके आधार पर सारे आतंकवादियों को गिराकर मार गिराया और इजरायली नागरिकों को सभी को छुड़ाकर सकुशल वापस ले आए। इस पूरी व्यवस्था के अंदर, पूरे ऑपरेशन के अंदर ध्यान में आता है कि उनकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, उसकी प्लानिंग कैसी थी। और जब हम विचार करते हैं तो वहाँ के शौचालयों की सीढ़ियाँ कितनी ऊंची है, शौचालय कितने बड़े हैं, किस तल पर शौचालय कितने हैं, कितना बड़ा वहाँ का एरोड्रम है, इस सारी एक एक चीज़ की पुख्ता जानकारी उनके पास थी। उसके आधार पर ही वह इस थंडरबोल्ट ऑपरेशन को सफल करने में कामयाब रहे। ये नीति छत्रपति शिवाजी की नीति है। अफजल खां और शाइस्ता खां को जब उन्होंने मारा, पुणे के अंदर शाइस्ता खां के ऊपर जब आक्रमण किया तो शाइस्ता खां को भागना पड़ा। लाखों की सेना होने के बावजूद 300 सैनिकों को लेकर के बारातियों के रूप में उसके लाल महल में घुस जाते हैं।
उस पर आक्रमण करते हैं और जान बचाकर शाइस्ता खां भागता है और सकुशल छत्रपति शिवाजी महाराज उस पर आक्रमण करके उसकी 3 उंगलियां गंवानी पड़ती है शाइस्ता खां को। उस अवसर पर ऐसी परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज सकुशल वापस लौट कर आ जाते हैं। परंतु भारत की विदेश नीति के बारे में जब विचार करते हैं, 73 वर्षों के बावजूद भी आज पाक के कब्जे में 13,300 वर्ग किलोमीटर पीओके के नाम पर है। चीन के कब्जे में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि आज भारत की कब्जे में है। सैनिकों के रक्त से रंगी भूमि हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने वार्ताओं की टेबल पर खो दी। 65 और 71 के उदाहरण इसके ध्यान में आते हैं। अनेक प्रकार के विषयों पर हम विचार कर सकते हैं। व्यापार और उद्योग का मंत्रालय हो, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। समुद्र बंदी तोड़ी, दुर्ग बनवाए, बंदरगाह बनवाए, आयात और निर्यात के लिए नवीन रचनाएं खड़ी की, व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाए। उन्होंने अर्थ के महत्व को बखूबी समझा और उसको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न किया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के अवसर पर इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम विचार कर रहे थे। स्वतंत्रता के पश्चात इन सब मुद्दों पर क्या हुआ, मैंने इसका थोड़ा विश्लेषण साथ साथ करने का प्रयत्न किया है। परंतु आज कोरोना के इस संकट काल के अंदर जब हम विचार करते हैं तो इस संकट को भी अवसर मानने का यह विचार हमने करना चाहिए और उसके आधार पर आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वदेशी भारत के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। अवसर को खोने नहीं देना चाहिए। ऐसे संकटों को अवसर बना लेना छत्रपति शिवाजी की नीति थी, उनका हुनर था। और इस स्वदेशी के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो आज अपने देश के अंदर स्वदेशी का जब विचार करते हैं तो अपने देश की निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में विचार करना चाहिए। यदि हमको कोई तकनीक या वस्तु की आवश्यकता है तो वह लेते समय हम अपनी शर्तों पर विदेशों से प्राप्त करेंगे। स्वदेशी का अर्थ पर्यावरण संरक्षक भी होना चाहिए। पर्यावरण को दांव पर लगाकर हम वस्तुओं के निर्माण के पक्षधर नहीं है। स्वदेशी का एक अर्थ है यहाँ के स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराना। और इसलिए इस मायनों में हम सब लोग और मैं आग्रह करूंगा, व्यक्ति के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर और समाज जीवन के अंदर शासन के आधार पर जो प्रयत्न होने हैं वो आने वाले समय में आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वदेशी भारत के निर्माण में हम सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से, उनके इन सब प्रसंगों के आधार पर, इन घटनाओं के आधार पर, उनके जीवन की नीति के आधार पर हम सब भी भारत के अंदर स्वराज से स्वराज की ओर बढ़ें। 1947 में हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता प्राप्त की, भवनों के ऊपर के झंडे बदल गए, भवनों के अंदर कक्षों पर लगे दीवारों पर चित्र बदल गए, परंतु वहां खड़े अर्दली की टोपी नहीं बदली, वहां की रीति नीति नहीं बदली, वहां के नियम कायदे कानून नहीं बदले, वहां की काम करने की भाषा नहीं बदली। और हमने उन सभी चीजों को स्वतंत्रता के पूर्व था, सिर्फ उसको वैसा का वैसा हमने स्वीकार कर लिया। आवश्यकता इस बात की है स्वतंत्रता के पश्चात इस टर्निंग पॉइंट में हम आज अपने नए भारत का स्वराज्य का, सही मायनों में स्वराज्य का निर्माण करें और वास्तविकता में हम सुराज को लेकर आएं। यही आज के अवसर पर आप सब लोगों से अपेक्षा और आग्रह है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।